हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आज का टॉपिक शुरू करूँ, आप है ना थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। जो हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लिखी थी, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इफ अ ग्रुप G contain an element A such that every element X which belongs to G is of the form A to the power M where M belongs to Z plus लिखे ना, इसको सिर्फ और सिर्फ Z लिख के रखिए। क्या लिखेंगे? where M belongs to Z then G is said to be cyclic and G is generated by A, that is A is generator of G। then आपको बस यहाँ पे क्या करना है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह क्या लिखना है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिखना है। क्योंकि अगर ये ग्रुप है तो a का पावर 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो a का पावर -2 भी बिलोंग करेगा। तो हमें एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे वैल्यूज को, वो यहाँ पे इंटीजर्स के फॉर्म में करेंगे। याद रहेगा पक्के में? तो चलिए, हमें क्या याद रखना है, अगर मुझे दिया हुआ है g, ये जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी मैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है g के, उसको किसके फॉर्म में लिख सकता हूं, a टू द पावर m के फॉर्म में, जहां पे m क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा। ये हो गया जब हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। सेम चीज हम एडिशन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मेरा जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मैं बोल रहा हूं कि ये जनरेट हो रहा है बाय ए, तो मैं इसे इस टर्म्स में भी लिख सकता हूं एम ए के टर्म्स में, जहां पे एम क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा। याद रहेगा पक्के में? ये हो गया जब हम क्या लगा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया जब हम क्या लगा रहे हैं, एडिशन ऑपरेटर लगा रहे। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, ए टू द पावर एन इक्वल रहता है ई से, तो एन रहता है हमारे लिए ऑर्डर। पढ़े थे हमने ऐसा। हम ए का पावर एन कब लिखते हैं, जब हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सेम हम लिखते हैं एन ए कब, जब हमारा ऑपरेटर होता है एडिशन होता है। तो सेम चीज यहां पे भी है। जब आप साइक्लिक ग्रुप लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हम ए के पावर एम के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे एम क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और हम इसे एम ए के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे एम सेट ऑफ इंटीजर है। कब? जब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन वाला। याद रहेगा? पक्के में याद रहेगा? इतनी चीजों में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। आज हमें पहला जो थ्योरम देखना है वो है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज necessarily abelian but the converse is not necessarily true। आपको कह रहा है, आपको प्रूव करना है कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा अबिलियन तो रहेगा ही, पर ये जरूरी नहीं कि अबिलियन ग्रुप भी साइक्लिक हो। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका मतलब समझ में आ रहा, कि अगर कोई आपका ग्रुप दिया हुआ है वो कैसा है, साइक्लिक है, तो उसका अबिलियन होना जरूरी है, लेकिन इसका उल्टा हो ये चीज जरूरी नहीं है। तो चलिए हम ले लेते हैं एक साइक्लिक ग्रुप। तो आप लिखेंगे लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई एलिमेंट इसे जनरेट कर रहा होगा। तो आप लिखेंगे लेट ए, जो एलिमेंट है जी का, बी द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जी को लिख सकता हूं कि ग्रुप जी जनरेटेड बाय ए लिख सकता हूं, यानी मैं इसके हर एक एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए टू द पावर एन के फॉर्म में, जहां पे एन क्या है, एक इंटीजर है। लिख सकता हूं पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये कैसे लिखा है सबको समझ में आया? मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे कि जी क्या है मेरे लिए, एक
साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई एलिमेंट इसका जनरेट कर रहा हूँ पूरे ग्रुप को, यानी ग्रुप के हर एक एलिमेंट को मैं ए के पावर में मेंशन कर सकता हूं। तो ए बिलोंग्स टू जी, बी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी, तो जी इज जनरेटेड बाय ए, तो ए की वैल्यू आएंगे ए टू द पावर एन, जहां पे एन क्या है, एक इंटीजर है, आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें दिखाना है कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये क्या हो, अबीलियन हो। एक ग्रुप अबीलियन कब होता है, जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर आप ए बी दो एलिमेंट ले रहे हैं जी के, तो ए इंटू बी ये इक्वल आना चाहिए बी इंटू ए से आना चाहिए। तो चलिए मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं एक्स और वाई, तो आप लिखेंगे लेट एक्स और वाई ये दोनों के दोनों एलिमेंट हो जाए मेरे किसके, ग्रुप जी के हो जाए। तो अगर ये एक्स और वाई एलिमेंट है जी के, क्योंकि एक्स और वाई एलिमेंट है जी के और जी का एक साइक्लिक ग्रुप है, मुझे ये चीज पता है कि साइक्लिक ग्रुप के हर एक एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, ए के पावर में लिख सकता हूं। तो मैं एक्स को भी लिख सकता हूं ए का पावर एम, एंड वाई को मैं ले सकता हूं ए का पावर, नहीं तो इसको लेता हूं ए का पावर पी, इसको लेता हूं ए का पावर क्यू। एक्स को मैं लिख सकता हूं ए का पावर पी, वाई को लिख सकता हूं ए का पावर क्यू, वेयर पी और क्यू दोनों के दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे इंटीजर रहेंगे। समझ में आया पक्के में क्या लिख रहा हूं, क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप के हर एक एलिमेंट को कौन जनरेट करेगा, ए करेगा, यानी हर एक जो एलिमेंट जी के अंदर आएगा वो ए का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर रहेगा। मैं बोल रहा हूं एक्स और वाई ये दोनों के दोनों एलिमेंट है जी के, जी को कौन जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है, तो x भी a का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर रहेगा, y भी a का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर रहेगा। तो x की वैल्यू आ गई a का पावर p, y की वैल्यू आ गई a का पावर q, जहां पे p और q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, याद रहेगा पक्के में। तो चलिए मैं सबसे पहले वैल्यू निकाल लेता हूं x इंटू वाई की। x की वैल्यू क्या है, a का पावर p इंटू इसका वैल्यू क्या है, a का पावर q है, a का पावर p इंटू ए का पावर q क्या रहेगा, a का पावर p प्लस q आएगा। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक चीज बताइए, p और q क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, और एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमेशा कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो एज एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, मतलब दो इंटीजर लो, 2 है और 4 है, दोनों को ऐड करो, 2 प्लस 4 कितना आएगा, 6। 4 लो 2 लो, 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6। कोई भी दो इंटीजर को अगर आप ऐड करते हैं तो उनका एडिशन हमेशा कैसा आता है, कम्यूटेटिव आता है। एज एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। मैं a का पावर p प्लस क्यू लिखूं, चाहे a का पावर q प्लस p लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। a का पावर q प्लस p कब मिला होगा, जब a का पावर q मल्टीप्लाई हुआ होगा a के पावर p से मिला होगा, और a का पावर q काय की वैल्यू है y की, इंटू a का पावर p काय की वैल्यू है x की, आ रहा है। तो मुझे क्या मिला कि x y ये इक्वल आ रहा है y x से, जहां पे x और y ये एलिमेंट है g के। तो मैं g के जो दो एलिमेंट ले रहा हूं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं आपका ग्रुप क्या है, अबीलियन ग्रुप है, आएगा पक्के में, समझा। तो जी यहाँ पे अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साथ साथ क्या आ रहा है, अबीलियन ग्रुप भी आ रहा था। आपने देयरफॉर जी इज एन अबीलियन ग्रुप। समझा कैसा है अबीलियन ग्रुप, सबको समझ में आया। जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो वो क्या आएगा, अबीलियन ग्रुप आएगा। अब कह रहा है आप प्रूव करो कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, हमेशा ट्रू नहीं होता। तो आप क्या करो, हमें बताना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दो जो अबीलियन ग्रुप हो लेकिन साइक्लिक ग्रुप ना बनाए। तो आप लिखेंगे कन्वर्सली लेट आर नॉट, आर नॉट क्या है, सेट ऑफ ऑल
नॉन जीरो रियल नंबर्स। मैंने आर नॉट लिया, सेट ऑफ ऑल जीरो रियल नंबर्स, और मुझे पता है आर नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये कौन सा ग्रुप होता है? अबिलियन ग्रुप होता है। वी नो दैट आर नॉट with respect to multiplication, that is r naught with dot is a abelian group होता है। लेकिन r नॉट क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आप किसी भी एक एलिमेंट के टर्म्स में पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू आर नॉट सच दैट we can represent all elements of R naught in terms of A. Therefore, the set R naught cannot be generated by any element A which belongs to R naught। यानी मैं किसी एक एलिमेंट के पावर के टर्म्स में मैं पूरा का पूरा R naught को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो वही लिखा हूं, एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू R naught सच दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ R naught इन टर्म्स ऑफ ए। यानी आपका सेट R naught किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। समझ में आया पक्के में? तो आर नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज आर नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप एंड हेंस मैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि हर एक साइक्लिक ग्रुप ये हमेशा अबिलियन तो होगा, लेकिन इसका कॉन्वर्स टू हो ये जरूरी नहीं है। कैसे प्रूव किया समझ में आया? क्योंकि हमें बोलना है, क्या बताना है यहाँ पे कि साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन होगा ही। तो हमने क्या किया? एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया। तो हमने लिया जी क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये ग्रुप जनरेट होगा किसी ना किसी एक एलिमेंट के टर्म्स में होगा। तो आपने लिखा लेट ए बिलोंग्स टू जी बी द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी, यानी जी इज जनरेटेड बाय एलिमेंट ए। मतलब जी का हर एक एलिमेंट ए का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा। तो आपने जी को लिखा ए का पावर एन, जहां पे एन क्या है? कोई तो भी एक इंटीजर है। हो गया। फिर आपने दो एलिमेंट लिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अबिलियन ग्रुप बताना है तो मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने दो एलिमेंट जी के रैंडमली उठा लिया। तो मैंने एक्स और वाई एलिमेंट ले लिया जी का, क्योंकि ये जी के एलिमेंट है और जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। तो जी का हर एक एलिमेंट ए का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा। तो x होगा a का पावर p जहां पे p इंटीजर है, y होगा a का पावर q जहां पे q इंटीजर है। आ गया। फिर मैंने इनका मल्टीप्लीकेशन लिया, x इंटू वाई निकालता है a का पावर p इंटू a का पावर q, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n आएंगे a का पावर p प्लस q। मुझे पता है कि एडिशन ऑफ इंटीजर ये कैसी प्रॉपर्टी रहती है? कम्यूटेटिव। मैं 2 को 4 में ऐड करूं चाहे 4 को 2 में ऐड करूं, मुझे आंसर हमेशा 6 मिलता है। तो मैं p प्लस क्यू लिखूं चाहे q प्लस p लिखूं, आंसर सेम आएगा। a का पावर q प्लस p है तो मैं ऐसा लिख सकता a का पावर q इंटू a का पावर p, तो इक्वल आ रहा है y x से, यानी एक्स वाई इक्वल आ रहा है y x से फॉर एवरी x कमा y बिलोंगिंग टू g, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अबिलियन ग्रुप। यानी हमने अगर जी को साइक्लिक ग्रुप लिया तो वो क्या बन रहा है? अबिलियन ग्रुप भी बन रहा है। बोल रहा प्रूव करो कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यानी अगर एक अबिलियन ग्रुप है तो वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप बने, जरूरी नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिया आर नॉट। आर नॉट क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। मुझे पता है कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या फॉर्म करते हैं? एक
अबिलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि मैं रियल नंबर को, जितने भी मेरे पास रियल नंबर्स प्रेजेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स जो प्रेजेंट है, उन्हें मैं किसी एक सिंगल एलिमेंट के पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना। तो कोई भी एक एलिमेंट ए आर नॉट में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि मैं एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट को इस तरीके से मेंशन कर सकूं। समझ में आया पक्के में? यानी मैं आर नॉट के हर एक एलिमेंट को इन इंटीग्रल पावर ऑफ एन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो आपने लिखा है and there does not exist any element a which belongs to R naught such that we can represent all elements of R naught in terms of integral power of a। लिखो in terms of integral power of a, in terms of integral power of a। यानी मैं R नॉट के एलिमेंट को a के पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। याद रखिएगा, आप पूरे के पूरे रियल नंबर्स को किसी एक नंबर के पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। याद रहेगा? तो फिर आप लिखेंगे द सेट आर नॉट कैन नॉट बी जनरेटेड बाय एनी एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू आर नॉट, देयरफॉर आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा, हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल इसके देखे थे हमारा मल्टीप्लीकेशन वाले के, लेकिन एडिशन में नहीं देखा था। तो एक एडिशन वाले टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वापस से हम थ्योरम में आएंगे कि इज सेट ऑफ रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन अ साइक्लिक ग्रुप और नॉट। आपसे पूछ रहा है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, इस पे अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। अच्छा बताओ, साइक्लिक ग्रुप कब बनता है? जब आप हर एक एलिमेंट ऑफ Q को किसी एक एलिमेंट ऑफ A के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके। मल्टीप्लीकेशन है तो इंटीग्रल पावर के टर्म्स में, और अगर एडिशन है तो n टाइम्स a के टर्म्स में, जहां पे n क्या रहता है? इंटीजर रहता है, पक्के में रहता है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो है Q प्लस ये क्या है आपका? साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये n a के टर्म्स में आ गया तो साइक्लिक ग्रुप रहेगा, और अगर n a के टर्म्स में नहीं आ पाया तो साइक्लिक ग्रुप नहीं रहेगा। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें? याद रखना, जब एडिशन है तो हम एन ए लिखते हैं जहां पे n बिलोंग करता है z से, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो a का पावर n लिखते हैं। याद रहेगा? तो चलिए सॉल्यूशन में, हमें पता नहीं ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। अगर हो सकता हो तो हम इसे साइक्लिक ग्रुप बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल Q प्लस बी अ साइक्लिक ग्रुप। मैं कह रहा हूं अगर पॉसिबल हो तो Q प्लस ये क्या बन जाए? एक साइक्लिक ग्रुप बन जाए, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या बन जाए? एक साइक्लिक ग्रुप बन जाए। साइक्लिक ग्रुप की खासियत क्या रहती है? आप हर एक एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट के टर्म्स में जनरेट कर सकते हैं। तो लेट इफ पॉसिबल Q प्लस बी अ साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटर A जो बिलोंग कर रहा है Q को। तो मैंने इसका जनरेटर क्या लिख दिया? A लिख दिया। इसका मतलब मैं Q को रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ A, तो आ जाएगा NA सच दैट N बिलोंग्स टू Z। तो आपको दोनों में फर्क दिख रहा है? अगर यही विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होता तो क्या लिखते आप? A का पावर n सच दैट N बिलोंग्स टू Z। तो मल्टीप्लीकेशन है तो n पावर में जाता है, एडिशन है तो n सामने आता है ना। जैसे मैं 2 इंटू टू इंटू टू कर रहा हूं तो 2 3 बार मल्टीप्लाई होता है 2 का क्यूब। मैं 2 प्लस 2 लिख रहा हूं तो मतलब 2 3 बार ऐड हो रहा है, आएगा 3 टाइम्स 2 आएगा। पक्के में समझा ना सबको?
आया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें देखना है ये जो चीज हमने लिखी है ट्रू है कि नहीं है। अब एक चीज बताओ, अगर मेरा Q क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ए भी बिलोंग कर रहा है Q से, यानी ए भी क्या है, रैशनल नंबर है। मुझे और कोई रैशनल नंबर पता है क्या? पता है, मुझे पास 1/2 एक रैशनल नंबर है, 2/3 एक रैशनल नंबर है, 1/3 एक रैशनल नंबर है, 1/5 एक रैशनल नंबर है, 2/5 एक रैशनल नंबर है। मेरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर भी पता है। मैं इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं। तो चलो मैं ले लेता हूं, लेट 1/5 बी अ रैशनल नंबर, या तो कंसिडर, लेट नहीं क्योंकि है ही तो कंसिडर लिखेंगे, कंसिडर 1/5 एक रैशनल नंबर है और ए बी, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द multiplication of two rational number, therefore the multiplication of two rational number, therefore multiplication of two rational number should be a rational number आएगा। दैट इज 1/5 जब मल्टीप्लाई होगा ए से तो इसका आंसर भी क्यू में आना चाहिए, आना चाहिए पक्के में। तो 1/5 टाइम्स ए, ये भी क्या बन गया, एक रैशनल नंबर हो गया। बट 1/5a कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज NA फॉर n विच बिलोंग्स टू z। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, सबसे पहले हमें बताना था कि ये Q प्लस एक साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। मैंने बोला अगर हो सकता साइक्लिक ग्रुप तो हो जाए, तो मैंने लिखा लेट इफ पॉसिबल Q प्लस बी अ साइक्लिक ग्रुप विथ A बीइंग इट्स जनरेटर, बना लिया। अगर A जनरेटर है तो मैं Q के हर एक टर्म को n टाइम्स A के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जहां पे n क्या रहेगा, कोई तो भी इंटीजर रहेगा रहेगा। अब मैं ले लूंगा कोई भी एक रैशनल नंबर, मैंने देखा 1/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ए भी क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि ए एलिमेंट है क्यू के अंदर का। तो दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो 1/5 इंटू ए क्या आएगा, 1/5 ए, ये भी क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो 1/5 ए ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर को। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो मैंने क्या बोला, Q का हर एक एलिमेंट n टाइम्स A के फॉर्म में लिखते आना चाहिए, जहां पे n बिलोंग करना चाहिए Z से, करना चाहिए। तो 1/5A, अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आया डायरेक्ट लिखना तो आप ये भी लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर 1/5A, क्योंकि 1/5A एलिमेंट है Q का, तो मैं 1/5A को लिख सकता हूं इक्वल टू n टाइम्स A, जहां पे n कोई तो भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। अब देखो यहां पे भी a है, यहां पे भी a है, तो बाय राइट कैंसलेशन लॉ मैं a को कैंसिल कर सकता हूं, तो n की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी, 1/5। लेकिन n किसको बिलोंग कर रहा है, z से, तो n की वैल्यू 1/5 आ सकती क्या, नहीं आ सकती। समझ में आया क्यों नहीं आ रहा है ये सब इक्वल? तो आप लिखेंगे बट 1/5a कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज NA फॉर n बिलोंग्स टू z। कर पा रहे आप ऐसा, नहीं कर पा रहे, तो आप ये 1/5a को इन टर्म्स ऑफ a लिख पा रहे हैं क्या, जहां पे n बिलोंग करे z को नहीं लिख पा रहे, यानी ये जो एलिमेंट है ये जनरेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा। तो आप लिखेंगे therefore every element of Q cannot be expressed as NA for some integer n. This implies
Q with respect to addition is not a cyclic group. समझ में आया साइक्लिक ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को ए के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. अगर ए जनरेटर है मतलब क्यू का हर एक एलिमेंट ए के टर्म्स में जनरेट होना ही चाहिए. अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ए के पावर एन के फॉर्म में, जहां पे एन क्या है? इंटीजर है. अगर एडिशन है तो एन टाइम्स ए के टर्म्स में, जहां पे एन क्या है? एक इंटीजर है. याद रहेगा पक्के में. समझा कैसे अप्रोच करना है इसको? तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने बोला कि अगर ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है तो इसका हर एक एलिमेंट एन ए के टर्म्स में होगा, जहां पे एन बिलोंग करेगा इंटीजर को. फिर हमने लिया कोई एक रैशनल नंबर, 1/5 एक रैशनल नंबर है, आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, और ए एक रैशनल नंबर है तो दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा? रैशनल. तो 1/5 टाइम्स ए भी क्या आंसर इक्वल आना चाहिए? क्यू से. तो 1/5 ए एलिमेंट है क्यू का, और क्यू क्या है? मुझे दिया हुआ है साइक्लिक ग्रुप. अगर क्यू साइक्लिक ग्रुप रहेगा तो क्यू का हर एक एलिमेंट ए के टर्म्स में जनरेट होना चाहिए, है ना? तो आप लिखेंगे बट 1/5 ए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज एन टाइम्स ए, जहां पे एन क्या रहना चाहिए? एक इंटीजर रहना चाहिए. यहां पे ये जो एन के जगह क्या वैल्यू आई? 1/5. 1/5 क्या है? एक क्यू है, मतलब रैशनल नंबर है. आपका ये इंटीजर है क्या? नहीं है. समझ में आया पक्के में? तो आप लिखेंगे बट 1/5 टाइम्स ए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज एन ए फॉर एन बिलोंग्स टू जेड. मतलब क्यू के अंदर का ये जो एलिमेंट है इसको आप ए के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. तो आपने लिखा देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज एन टाइम्स ए फॉर सम इंटीजर एन. ऐसा अगर नहीं हो पा रहा तो सीधी सी बात है साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा. अगर ऐसा हो पाता तो ये क्या बन जाता है? एक साइक्लिक ग्रुप बन जाता. उम्मीद है समझा होगा. किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आसान है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता z प्लस के लिए तो क्या होता? यानी सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अगर आपको याद हो सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट क्या होता है? 0 1 2 3 -1 -2 -3 होता है. सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास होता है. देखो तो मैं इसे n टाइम्स a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? देखो 1 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है z से, कर रहा है, तो मैं इसको इस टाइम पे लिख सकता हूं क्या? कि मैं z को ऐसा लिख दूं, z इक्वल है n टाइम्स 1 से, जहां पे n बिलोंग करेगा z से. करेगा? मैंने बताया ना जब भी आप एडिशन लगाते तो n सामने आता है, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन लगाते तो n ऊपर आता है. अब देखो अगर मैं n के जगह वैल्यू रखूं कोई भी इंटीजर 0 रखूं तो 0 × 1 आ जाएगा 0. n के जगह दूसरा इंटीजर रखूं 1 तो 1 × 1 हो जाएगा 1. n के जगह 2 रखूं तो 2 1 जार 2. n के जगह 3 रखूं तो 3 1 जार 3. n के जगह -1 रखूं तो -1 × 1 1. n के जगह अगर मैं -2 रखूं तो -2 × 1 -2. n के जगह अगर मैं -3 लिखूं तो -3 × 1 कितना आएगा? -3. यानी यहाँ पे 1 क्या है? 1 इज जनरेटर ऑफ z. आ रहा है? सिमिलरली देखो मैं इसको -1 के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, है ना? मैं z को ऐसा भी लिख सकता हूं n × -1, जहां पे n बिलोंग करता है z से. करता है तो देखो -1 × n लेना है. n की जगह पहले 0 रखो, 0 × 1 आ जाएगा 0. n के जगह 1 रखो, 1 × -1 -1. n के जगह 2 रखो, 2 × -1 -2. n के जगह 3 रखो, 3 × -1 -3. n के जगह -1 रखो, -1 × -1 +1. n के जगह -2 रखो, -2 × -1 -2 +2. n के जगह -3 रखो, -× +3 1 जार 3. तो मैं बोल सकता हूँ -1 इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ z. आ रहा है? मतलब मैं z प्लस को क्या कह सकता हूं? एक अबिलियन ग्रुप कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि मैं z के एलिमेंट को इन टर्म्स ऑफ 1 एक्सप्रेस कर सकता हूं. तो एवरी एलिमेंट ऑफ z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n टाइम्स 1, जहां पे n बिलोंग करेगा z से. ऑल्सो
every element of z can be expressed as n times -1, जहां पे n बिलोंग करेगा z से, तो 1 और -1 ये दोनों के दोनों क्या होंगे, जनरेटर ऑफ z होंगे। और अगर आप देखो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन 1 और -1 एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो इसी से हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर इफ A is a generator of a cyclic group G, then A inverse is also a generator of G। अब यहाँ पे A इनवर्स लिखा हुआ है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। अगर -A लिखा रहता तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होता ना। A के लिए -A इनवर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, A के लिए A के ऊपर पावर -1 इनवर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड करती है वो एडिशन के लिए भी होल्ड करती है ना, इनवर्स के लिए करती है। तो A इनवर्स के लिए जितनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है -A के लिए भी होल्ड करती है। क्यों? क्योंकि ये भी इनवर्स है A का विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये भी इनवर्स है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रहेगा पक्के में। तो चलिए अब हमें दिखाना है कि A अगर जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो A इनवर्स ये भी जनरेटर रहना चाहिए साइक्लिक ग्रुप का, रहना चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे एज A is a generator of cyclic group G, therefore every element of G can be expressed as integral power of A। आएगा, यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर A एलिमेंट होना चाहिए G का, है ना। ये जो A एलिमेंट होता है, जो जनरेटर होता है, वो भी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो G के हर एक एलिमेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इंटीग्रल पावर ऑफ A, मतलब दैट इज G जनरेटेड बाय A। मतलब आप इसे लिख सकते हैं A का पावर n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू Z। तो अब ये डेफिनेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रह गई होंगी साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में, कि अगर A जनरेटर है मतलब आप G के हर एक एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इंटीग्रल पावर ऑफ A, यानी A के पावर n के फॉर्म में, जहां पे n क्या हो, इंटीजर हो। जब लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर ये एडिशन होता तो n टाइम्स A, जहां पे n बिलोंग करता Z से। कब? जब एडिशन लग रहा हो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो समझा आपको क्या कह रहा है, G को आपने लिखा है A का पावर n, जहां पे n बिलोंग कर रहा है किसको, Z को कर रहा है। पक्के में समझा, सच में समझा। तो मैं अगर कहूं कि लेट x be any arbitrary element of A, let x be any arbitrary element of G, तो सिंस x बिलोंग कर रहा है G से, तो x की वैल्यू क्या रहेंगी, A के पावर m के फॉर्म में रहेंगी, जहां पे m क्या रहेगा, कोई ना कोई इंटीजर रहेगा। पक्के में समझ में आया कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि आपका G के अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा वो किसी ना किसी इंटीग्रल पावर ऑफ A के टर्म्स में रहेगा। मैंने x एक कोई तो भी रैंडम एलिमेंट उठा लिया, लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G ले लिया, तो x क्योंकि एलिमेंट है G का, तो x किसके फॉर्म में रहेगा, A के कोई तो भी इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। तो मैंने एक इंटीजर ले लिया m, तो मैंने x को लिख दिया A का पावर m, लिख दिया। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? लिख सकता है इसको ऐसा। मैंने इसको लिखा A इनवर्स का पावर -m, A टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है, A टू द पावर m इंटू n, -1 इंटू -m क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा। पक्के में
समझा पक्के में? तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं कोई नई वैल्यू से। तो मैं लिखता हूं लेट माइनस एम को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं पी से, एज एम किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। तो पी भी किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। क्यों करेगा समझ में आया? मैंने माइनस एम को रिप्रेजेंट किया पी से। एम क्या है? इंटीजर है। तो अगर एम इंटीजर है तो माइनस एम भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। माइनस टू अगर इंटीजर है तो टू भी क्या है? एक इंटीजर है। 5 अगर एक इंटीजर है तो माइनस 5 भी क्या है? एक इंटीजर है। यानी अगर आप एक इंटीजर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको क्या मिलता है? एक इंटीजर मिलता है। मिलता है पक्के में? याद रहेगा कि लिख दूं? एज, या तो इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई अ इंटीजर बाय -1 वी गेट अ इंटीजर। यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से इंटीजर इंटीजर में ही रहता है। तो मैं यानी x को क्या लिख सकता हूं? x को लिख सकता हूं a इनवर्स का पावर माइनस एम, और माइनस एम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया p से, जहां पे p क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g। आपने x एक रैंडम एलिमेंट उठाया था। जब भी आप रैंडम एलिमेंट उठाते अगर उसके लिए कोई वैल्यू ट्रू हो जाए तो सबके लिए ट्रू रहती है, क्योंकि आपने आर्बिट्ररी वैल्यू लिया था, कोई भी उठा सकते। तो मैं कोई भी x उठाऊं तो मुझे वो क्या मिल रहा है? a इनवर्स के पावर p के फॉर्म में मिल रहा है, जहां पे p क्या है? z है, मतलब इंटीजर है। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या? देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ g। क्यों? क्योंकि x क्या है? कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था g का, मैंने ऐसा हाथ डाला और निकाला एलिमेंट, निकाला तो उसके लिए जो वैल्यू ट्रू हो रही हो सबके लिए ट्रू होगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ g कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरीके से? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स। क्या लिखा मैंने? कि आप g के कोई भी एलिमेंट को a इनवर्स के पावर p के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे p क्या है? एक इंटीजर है। मतलब आप हर एक एलिमेंट ऑफ g को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इंटीग्रल पावर ऑफ a इनवर्स। और अगर आपको याद हो, यही का एक ही डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर a इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ g, is also a generator of cyclic group G। समझा कैसे किए? पक्के में समझा? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखिए सेम लॉजिक लगा हमने। अगर A जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप G का, तो आप हर एक एलिमेंट ऑफ G को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इंटीग्रल पावर ऑफ A, यानी G इज जनरेटेड बाय A। तो G की वैल्यू आएंगे A टू द पावर n, जहां पे n बिलोंग कर रहा है Z से। मैंने लिया x, ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हो g का, ठीक है? कोई भी उठा लो, जो मर्जी हो जाए वाला एलिमेंट उठा लो, ये कह रहा हूं मैं। यानी फॉर एवरी x बिलोंग टू g, ये कह रहा हूं मैं आपको। तो x अगर g का एलिमेंट है तो x की वैल्यू किसके टर्म्स में आएंगे? x शुड बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ a। तो आपने लिखा a का पावर m, जहां पे m क्या है? z से बिलोंग कर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसे ऐसा लिख सकता a के पावर -1 का पावर माइनस है? लिख सकता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा a का पावर m। कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं। अब बताओ m क्या है? एक इंटीजर है, तो माइनस एम भी क्या रहेगा? एक इंटीजर रहेगा। तो मैं माइनस एम को रिप्लेस कर दूंगा p से, तो माइनस एम की जगह आ गया p। क्योंकि माइनस एम भी एक इंटीजर है तो p भी क्या आ जाएगा? एक इंटीजर आ जाएगा। तो ये कौन से फॉर्म में बन गया? मेरा x बन गया a इनवर्स का पावर माइनस एम, और माइनस एम को मैंने रिप्लेस कर दिया p से। p भी क्या है? एक इंटीजर है। मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? आप एवरी एलिमेंट ऑफ g
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स, यानी आप हर एक एलिमेंट ऑफ जी को ए इनवर्स के पावर पी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे पी क्या है, एक इंटीजर है। और अगर आपको याद हो यही क्या है, डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की, तो आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी है। तो हमको क्या दिए थे, हमने ए को जनरेटर लिए थे, तो ए इनवर्स भी क्या मिल रहा है, जनरेटर। तो हैंस A is a generator of cyclic group, then A inverse is also generator of cyclic group G। समझा पक्के में? इजी है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे मेन है आपको कंसेप्ट पकड़ना। The order of a cyclic group is equal to, the order of a cyclic group is equal to the order of any generator of the group। देखिए क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, उसका नाम ले लेते हैं जी। तो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप यानी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ इट्स जनरेटर, मतलब इसका वैल्यू इक्वल रहेगा ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ इट्स जनरेटर। अगर ए जनरेटर है इसका, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये इक्वल आना चाहिए ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर से, यानी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल आना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए से। अगर मैं ए का ऑर्डर ले लेता हूं एन, तो ऑर्डर ऑफ जी भी काय से इक्वल आना चाहिए, एन से इक्वल आना चाहिए। तो चलिए नामकरण कर देते हैं यहाँ पे। तो आप लिखेंगे लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, जो बिलोंग करेगा जी से। तो आप लिख सकते जी जनरेटेड बाय ए। लेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बी एन आएगा। मैंने ले लिया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर एन है, इसका मतलब ए का पावर एन इक्वल रहेगा ई से, वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पढ़े थे हमने कि अगर एक ए टू द पावर एन अगर इक्वल है ई से, तो एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए, जहां पे एन क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि आगे आने के बाद फिर से कोई ना कोई ए का पावर आपको ई देगा, लेकिन ये एन जो है वो सबसे छोटा वाला पावर रहना चाहिए। तो वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे दिखाना है कि अगर a का पावर n इक्वल है e से, यानी ऑर्डर ऑफ a इक्वल है n से, तो साइक्लिक ग्रुप का भी ऑर्डर सेम आना चाहिए। तो वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ g इज ऑल्सो इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ g n से इक्वल कब आएगा, कि जब g सेट के अंदर टोटल n एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज the set G contains n elements। यानी हमें दिखाना है कि सेट G के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, n एलिमेंट्स आ रहे हैं, दिखाना है ऐसा। तो चलिए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट G विल बी। चलो हम सबसे पहले देखते हैं, हमें यहाँ पे दिखाना है कि ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, n एलिमेंट आते हैं। मैं कह रहा हूं g का हर एक एलिमेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इंटीग्रल पावर ऑफ a, लिख सकते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से रह सकते हैं, a रह सकता है ना, a इंटू ए स्क्वायर रह सकता है, 3 बार a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब रह सकता है, n टाइम्स a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर n रह सकता है, और a का पावर n कैसे इक्वल रहेगा, e से। और यही चीज इक्वल रह सकता है a का पावर 0 से भी रह सकता है ना, a का पावर 0 भी क्या आता है,
ई आता है, ए का पावर एन भी क्या आता है, ई आता है पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे लिखा मैंने ये चीज समझ में आया? अब मुझे प्रूव करना है कि ये n एलिमेंट्स को छोड़ के और कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ सकता। तो मैंने ये पहले n एलिमेंट्स लिख दिया जी के, जो मेरे हिसाब से आ सकते। a आ सकता है, a का एक और पावर a इंटू ए स्क्वायर आ सकता है, a का क्यूब आ सकता है, a का पावर n आ सकता है, और a के पावर n की वैल्यू इक्वल दी हुई है e से। मैं किसी भी एलिमेंट का पावर 0 को भी e लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा a का पावर 0 भी e होता है और a का पावर n भी क्या होता है, e होता है पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये हमें n एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल, ये n एलिमेंट को छोड़ के अगर और कोई एलिमेंट भी आ सकता होगा तो आ जाए। तो आप लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल a to the power m be the element of set G other than this n elements where m बड़ा रहेगा n से। ठीक है, तो मैंने ले लिया। और हो सकता है, चलो a का पावर n नहीं आ रहा है, इसके आगे और एलिमेंट भी आ रहा है, a के पावर n के टर्म्स में भी आ रहा है। ये n एलिमेंट को छोड़ के एक और एलिमेंट आ रहा है, मैंने ले लिया। ठीक है, तो a के पावर n तक के तो मैंने मेंशन करके रखा था, तो इससे आगे और क्या आ सकता है, a का पावर n+1 n+2 n+3 n+4, बोले जो आ सकता भाई आ जाए। मैंने ले लिया a का पावर m एक एलिमेंट है जो आ रहा है g के अंदर, और वो इन वैल्यूज से अलग है? एक चीज बताओ, अगर m बड़ा है n से तो बाय डिवीजन algorithm, therefore by डिवीजन algorithm क्या मैं m को nq प्लस r के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या, जहां पे r की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती, 0 is less than equals to r which is less than n। आ सकता क्या ऐसा? अब देखो मैंने क्या लिखा हूं वहां पे, सपोज कि मुझे वैल्यू निकालना है 5/2 की है, तो देखो 5 बड़ा है 2 से है, तो मैं 5/2 निकाल सकता हूँ। 5/2 कैसे निकालूंगा, मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 2 4 आ जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1। तो मैं 5 को ही क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूँ। डिविडेंड यानी 5 को मैं लिख सकता हूँ डिविजर जो था 2 इंटू क्वोशिएंट जो था 2 प्लस रिमाइंडर यानी 1। तो मैं हर एक वैल्यू, जैसे अगर कोई नंबर बड़ा है मेरे एक नंबर से, तो मैं उस नंबर से ये बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मेरा m बड़ा है n से, मतलब मैं m को n से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं m को डिवाइड करूंगा n से, तो मेरे को क्या वैल्यू मिल सकती, कैसे निकालूंगा, मैं m को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा n के टर्म्स में। अगर मैं n से m को डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू कटेंगे और कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। यानी मैं m को n के टर्म्स में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, मैं m को लिख सकता हूं, m हो गया डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर, किससे डिवाइड कर रहे हैं, n से, इंटू क्वोशिएंट क्या है वैल्यू q प्लस रिमाइंडर r। और याद रखना यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो कभी भी जो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उससे छोटा ही होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड करते रहता 6, तो 2 3 क्या आता है आंसर 6, तब उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाता 0। अब अगर मैं 2 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 6, बचा रिमाइंडर 1। 2 को 8 से डिवाइड करो, 2 4 8, बचा रिमाइंडर 0। तो देखो या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या तो रिमाइंडर 1 आ रहा। कब, जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा, तो 0 और 1 दोनों की दोनों वैल्यू 2 से छोटी है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती 0। और ये वैल्यू हमेशा बड़ी वाली आपके n से हमेशा एक वैल्यू छोटी ही रहेगी। और आप यहां पे लिखेंगे वेयर q और r ये दोनों के दोनों कौन से नंबर रहेंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे।
क्योंकि हम जब डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर और आपका जो क्वोशिएंट रहता है वो किसके टर्म्स में आते हैं, नेचुरल नंबर के टर्म्स में आते हैं। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे एक्सप्रेस किया समझ में आया आपको। तो चलिए मैं a के पावर m को फिर क्या लिख सकता हूं, तो मैं a के पावर m को लिख सकता हूं a का पावर n क्यू प्लस आर लिख सकता हूं। क्यों, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा a का पावर m एलिमेंट है g का, अगर g का एलिमेंट है तो a के कोई ना कोई पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैंने a के पावर m की वैल्यू निकालता आएगा a का पावर n क्यू प्लस r। तो मैं इसे पावर देखो एडिशन में तो मैं इसे ऐसा लिख सकता का a का पावर n क्यू इंटू a का पावर r। a का पावर m इंटू n क्या रहता है, a टू द पावर m टू द पावर n। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता a का पावर n का पावर q इंटू a का पावर r। a के पावर n की वैल्यू कितनी है, e है, तो इसके जगह आ जाएगा e का पावर q इंटू a का पावर r। e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई पावर लो हमेशा आंसर कैसे इक्वल आता, आइडेंटिटी एलिमेंट से, और e इंटू a का पावर r कैसे इक्वल आएगा, a का पावर r से, जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल टू r विच इज लेस देन n। तो आप a टू द पावर m को जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, a का पावर r, और r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके n से छोटी है। n से अगर छोटी वैल्यू है भाई, 0 से लेके n से छोटी वैल्यूज यही है, 1 2 3 4 5 6 है पक्के में। तो आप लिखेंगे सिंस AR where 0 is less than equals to r which is less than n is already contained in n elements of G, therefore a to the power m is also contained in n elements of G listed above। मतलब ये ऑलरेडी, जैसे मैं अगर यहां पे लूंगा r की वैल्यू कहां से हो सकती है, 0 से n से छोटी, तो चलो r की सबसे पहली वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये a टू द पावर m की वैल्यू क्या आएंगी, a का पावर 0, a का पावर 0 कैसे इक्वल आता, e से, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है। चलो फिर उसके बाद r की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती, 1 हो सकती, तो a का पावर m कैसे इक्वल आएगा, a के पावर r से, यानी a का पावर 1 से, ऑलरेडी है क्या यहाँ पे है। r की वैल्यू अगर 3 हो जाती तो a का पावर m कैसे इक्वल आता है, a के पावर r यानी a के पावर 3 से, ऑलरेडी कंटेंट है क्या, कंटेंट है, यानी जो आपने यहाँ पे n एलिमेंट्स लिखा हुआ है उसी में a का पावर m भी आ रहा है। तो आप लिखेंगे हैंस सेट G कंटेन्स n एलिमेंट्स। तो आप देखो अब हम लोग क्या क्या चीजें प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने जो n एलिमेंट्स हमारे हिसाब से आ सकते थे वो लिखे कि a है, a से जनरेट कर रहे हो तो a पहले होगा, फिर a इंटू ए स्क्वायर होगा, a इंटू ए क्यूब होगा, a n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर n होगा। a का पावर n कैसे रिप्रेजेंट होता है, e से, और मुझे पता है e क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का पावर 0। यहाँ पे चाहो तो मेंशन भी कर दो, वेयर e इज आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का आप किसी भी एलिमेंट का पावर 0 भी लिख सकते हैं। देखो अब क्या हो सकता था, G के पास या तो n से ज्यादा नंबर आ सकते थे एलिमेंट, या तो n से कम एलिमेंट आ सकते थे। तो मैं पहले देख रहा हूं n से ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं क्या, ज्यादा एलिमेंट आएंगे तो n+1 n+2 आ सकते हैं। तो मैंने लिखा कि a का पावर m ये एक एलिमेंट बन जाए G का जो इन एलिमेंट्स को छोड़ के हो कोई तो भी, जहां पे m बड़ा है n से, लिया ऐसा।
तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम मैं क्या लिख सकता हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एम की वैल्यू आएंगे एन क्यू प्लस आर के टर्म्स में, जहां पे आर 0 से एन के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलिए बताइए, ए टू द पावर एम की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए टू द पावर एन क्यू प्लस आर आ जाएंगी। ए टू द पावर एम प्लस एन है तो इसको आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन क्यू का आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एन का पावर क्यू। ए टू द पावर एन कितना दिया हुआ है, ई। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई पावर कैसे इक्वल आता, आइडेंटिटी एलिमेंट से। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलता है ओरिजिनल एलिमेंट। तो ए एम की वैल्यू इक्वल है ए का पावर आर से, और जहां पे आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके एन के बीच में। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू आर विच इज लेस देन। आया पक्के में, याद रखना हमेशा रिमाइंडर उस वैल्यू से छोटा होता है जिस वैल्यू से आप उसे डिवाइड कर, याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। बट ए टू द पावर आर में आपको क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू 0 से लेके एन के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ए का पावर 0 वो इक्वल रहेगा ई से, ए का पावर 1 ऑलरेडी एलिमेंट में लिखा हूं, ए का पावर 2 ऑलरेडी एलिमेंट में लिखा हूं, ए का पावर 3 ऑलरेडी एलिमेंट में लिखा हूं। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑलरेडी किस में कंटेंड है, एलिमेंट ऑफ जी में, यानी ए टू द पावर एम भी ऑलरेडी कंटेंड है हमारे एन एलिमेंट में। यानी ए का पावर एम जब आप बढ़ाते जाओगे तो वहां पे आपको सेम ही वैल्यू मिलते जा रही जो ऑलरेडी आप सेट में लिख चुके हैं। और सेट में आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लिखते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू, जो वैल्यू रिपीट हो जाए उसका आप लिखते हैं क्या, नहीं। तो यानी बाकी जो एलिमेंट है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी सिर्फ ये कितने एलिमेंट आए हैं, एन एलिमेंट्स आए। अब हमें देखना है ये एन एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है कि नहीं। हमने देखा अगर हम पावर बढ़ाएंगे तो एलिमेंट रिपीट करने लग जाएंगे, तो इतने ही हमारे पास इस पावर तक के एलिमेंट है। अब जो इस पावर तक के एलिमेंट है देखेंगे वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं, देखेंगे। तो अभी हमारे सेट जी के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, एन एलिमेंट आ गए। सेट जी लिखो या चाहे जी लिखो, मींस जी कंटेन एल एलिमेंट्स। तो आप लिखेंगे नाउ लेट अस सी वेदर these elements are distinct. Let us see whether these elements are distinct. मतलब अगर पावर सेम नहीं है तो एलिमेंट भी सेम नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम ले लेंगे दो एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए, ले लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट पी और क्यू ले लो फिर से, ए का पावर पी एंड ए का पावर क्यू बी द एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के अंदर कहां से एलिमेंट आ रहे हैं, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3 और सबसे बड़ा एलिमेंट आ रहा है ए का पावर एन, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया ई से, और उसी को मैं लिख सकता हूं ए का पावर 0 भी लिख सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं ए का पावर पी और ए का पावर क्यू एलिमेंट है जी के, तो मतलब वो 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, और उनकी सबसे बड़ी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती, एन आ सकती, उससे ऊपर वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो मैं लिखूंगा वेयर पी की वैल्यू मैं ले लेता हूं 0 और n के बीच में, तो 0 इज लेस देन p विच इज लेस देन n एंड 0 इज लेस देन q विच इज लेस देन n। समझा मैंने क्या किया, मैंने वो वैल्यू को इस रेंज के बीच में ले लिया कि 0 और n के बीच में कोई तो भी नंबर है, तो यहाँ के कोई भी बीच का नंबर मैंने उठा लिया। समझा पक्के में, क्योंकि मुझे पता है a का पावर n तो इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो बाकी और एलिमेंट कोई तो आइडेंटिटी बनाएगा नहीं। तो मैंने एलिमेंट p लिया हूं 0 से n के बीच में, q भी लिया हूं 0 से n के बीच में लिया हुआ, सच दैट p और q इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो लेता हूं एंड p छोटा है q से, ले लिया मैंने। समझा क्या लिखा हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि आपका
मैंने दो एलिमेंट लिया हूं, ए का पावर पी, ए का पावर क्यू, ये एलिमेंट है जी के अंदर एलिमेंट क्या आ रहा है, ए का पावर एन, ए का पावर टू, ए का पावर थ्री, ए का पावर फोर, ए का पावर फाइव, ए का पावर एन। ए का पावर एन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसको अभी को छोड़ दो। ए के पावर जीरो से भी मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, तो चाहे ए का पावर जीरो लिखूं चाहे ए का पावर एन लिखूं, दोनों का मतलब सेम है, ई है। तो मैं क्या करूंगा, बचे हुए एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप टू n माइनस 1 वाली वैल्यू तक है, तो मैं लिखूंगा p और q की वैल्यू 0 और n के बीच में आ रही है, और p इक्वल नहीं है q से, p छोटा है q से। इस तरीके से लिखा हूं, और याद रखना क्योंकि a का पावर p, a का पावर q एलिमेंट है g के, तो p और q क्या रहेगा, यहाँ पे एक इंटीजर रहेगा, कोई फ्रैक्शन वगैरह वाली वैल्यू आएंगी क्या, नहीं आएंगी। समझा यहां तक। अच्छा बताओ, मुझे डिस्टिंक्ट लिया हूं, p इज नॉट इक्वल टू q लिया हूं, और p इज लेस देन q लिया हूं, यानी मैं बोल रहा हूं दोनों का पावर सेम नहीं है, लेकिन लेट इफ पॉसिबल पावर सेम नहीं रहने के बावजूद भी a का पावर p इक्वल आ जा रहा है a के पावर q से। मैं क्या बोल रहा हूं, पावर सेम तो नहीं है लेकिन इनकी वैल्यू सेम आ जा रही है, यानी a का स्क्वायर इक्वल आ जा रहा है a के क्यूब से। ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर a का पावर p इक्वल है a के पावर q से, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, a का पावर q माइनस p इक्वल आएगा e से, आएगा, सिंस p छोटा है q से, मतलब q माइनस p, ये क्या आएगा, बड़ा आएगा, जीरो से आएगा। p छोटा है q से, मतलब q बड़ा है p से, यहाँ पे प्लस p इधर गया तो माइनस p, यानी q माइनस p ये बड़ा आएगा जीरो से, यानी q माइनस p की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर a का पावर n इक्वल आता है e से, तो आप कहेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a, ये क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल आना चाहिए q माइनस p से आना चाहिए। तो आप बोल रहे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a ये छोटा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए q माइनस p से आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था a का पावर n इक्वल है e से, तो ये n हो जाएगा ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a आ जाएगा n, जहां पे n क्या है, n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n से कोई भी छोटी वैल्यू के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन n से बड़ी वैल्यू के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये q माइनस पी n से बड़ी वैल्यू है, तो हो सकता है कि आपका a टू द पावर q माइनस पी भी कैसे इक्वल आ रहा हो, e से आ रहा होगा। जैसे अगर a क्यूब इक्वल आ रहा है e से आ रहा है, तो हो सकता है आगे जाके a का पावर 6 भी इक्वल आ जाए e से। तो मेरा ऑर्डर मैं क्या लिखूंगा, मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a को 3 लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a को 6 लिखूंगा क्या, नहीं, आप लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा रहता है सबसे छोटी वैल्यू रहता है, और हमने n को लिया है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो बाकी कोई भी बड़ी वैल्यू के लिए ये ट्रू हो सकता है। तो मैंने लिखा कि ऑर्डर ऑफ a ये लेस देन इक्वल आ सकता है p माइनस q से आ सकता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a कैसे डिनोट किया है, n से, तो n लेस देन इक्वल आ रहा है q माइनस p से। बट मुझे क्या दिया हुआ है, मेरा 0 इज लेस देन p विच इज लेस देन n, एंड 0 इज लेस देन q विच इज लेस देन n, मतलब p एक इंटीजर है n से छोटा, q एक इंटीजर है n से छोटा। भाई अगर दोनों इंटीजर n से छोटे हैं तो इनका डिफरेंस भी n से छोटा रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए पक्के में, समझा पक्के में। तो आप लिखेंगे हैंस n विच इज लेस देन q माइनस p कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, कर रहा है हमारा अजम्पशन गलत हो रहा है। हमने क्या अज्यूम किया था कि दो एलिमेंट इक्वल है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था
कि वहां पे दो एलिमेंट इक्वल है, यानी वहां पे कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे हेंस जी कंटेन्स एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दैट इज जी की वैल्यू आ रही है ए का पावर एन, ए का पावर 2, ए का पावर 3 अप टू ए का पावर एन, जिसको मैंने डिनोट किया हूं ई से, इसी को मैं लिख सकता हूं ए का पावर 0। तो आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ जी भी इक्वल रहेगा एन से, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो देख रहे आला थ्योरम थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रूव किया हुआ है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ख्याल अच्छे से रखना है। क्या दिया हुआ था हमें यहाँ पे, हमें दिया हुआ था, एक पहले सिलेक्ट कर लें, ये वाला लेते हैं। जी को हमने लिया है साइक्लिक ग्रुप जो जनरेट हो रहा है एलिमेंट ए से, यानी जी का हर एक एलिमेंट ए के कोई ना कोई इंटीग्रल पावर के टर्म्स में आएगा। आपको बोल रहा है आपको प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इक्वल आएगा ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर से आएगा। तो हमने ए को जनरेटर लिया है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर एन ले लू, मान लिया ऑर्डर ऑफ जनरेटर ए बी एन, कब होगा, यानी ए का पावर एन इक्वल रहेगा ई से, जहां पे एन क्या रहेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इससे एन से बड़ी वैल्यूज के लिए फिर से इक्वल टू ई आ सकता है। एन सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए ई आ रहा है। तो आप लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट कि ऑर्डर ऑफ जी भी इक्वल आ जाए एन से, मतलब जी कंटेन्स एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी जी के पास अलग अलग एन एलिमेंट्स है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो आपने लिखा कि एलिमेंट जी के अंदर किस तरीके से आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं जी को जनरेट कर रहा है ए, तो सीधी सी बात है इसके अंदर ए का पावर 1 आ सकता है, ए का पावर 2 आ सकता है, ए का पावर 3 आ सकता है, ए का पावर एन आ सकता है, जिसको मैं डिनोट करता हूं ई से, और ई ही रहता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी का भी पावर 0 आ सकता है। तो मैंने लिखा द एलिमेंट्स ऑफ जी विल बी ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3, ए का पावर एन, जो इक्वल है ई से, जो इक्वल है ए का पावर 0 से, जहां पे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मुझे देखना है इसमें ये एन से ज्यादा एलिमेंट है क्या, या तो एन से कम एलिमेंट है क्या, दोनों चीजें चेक करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं एन से ज्यादा है क्या। तो मैंने लिखा लेट इफ पॉसिबल ए का पावर एम, क्योंकि यार ए को एन टाइम्स ही मल्टीप्लाई करे जरूरी है क्या, नहीं, मैं n+1 टाइम्स भी कर सकता, n+2 टाइम्स भी कर सकता। तो मैंने लिखा लेट इफ पॉसिबल ए का पावर m बी एलिमेंट ऑफ g अदर देन दिस n एलिमेंट, ये n एलिमेंट्स को छोड़ के और कोई भी एलिमेंट हो जाए, ठीक है, जहां पे m बड़ा रहेगा n से। क्योंकि m बड़ा है n से, बाय डिवीजन एल्गोरिदम आप किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटे वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते। कौन सा फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। m की वैल्यू क्या है, n³ प्लस r, लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और हमेशा ये जो रिमाइंडर होता है जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होता है। तो r की वैल्यू 0 और n के बीच में होंगे, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r विच इज लेस देन n। तो a के पावर m को आप क्या लिखेंगे, a का पावर m हो जाएगा a का पावर n³ प्लस r, a टू द पावर m प्लस n रहता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n रहता है a टू द पावर m टू द पावर n, a का पावर n क्या होता है e का कोई पावर आंसर आता है e को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा ओरिजिनल एलिमेंट। तो am की वैल्यू क्या है, a का पावर r, जहां पे r की वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू लेस देन n बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब r के जगह आप 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं। तो भाई a का पावर 0 इक्वल है e से, सेट के अंदर है, a का पावर 1 भी है, a का पावर 2 भी है, a का पावर 3 भी है, तो a का पावर n-1 भी होगा, यानी जितने एलिमेंट थे ये ऑलरेडी कंटेन्ड है एलिमेंट g में, तो मतलब a का पावर m भी कंटेन्ड है एलिमेंट n आ रहा है, यानी a के पावर m से आप जितने एलिमेंट बनाते जा रहे हैं वो ओरिजिनली जो पहले से प्रेजेंट थे वही आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब हमने प्रूव कर दिया कि भाई ज्यादा एलिमेंट तो नहीं आ रहा। अब हमें दिखाना है फिर ये जो n एलिमेंट आ रहे हैं ये डिस्टिंक्ट है, मतलब इनमें से कोई तो भी दो वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी a² और a³ इक्वल नहीं है, a का पावर 5 a का पावर 10 इक्वल नहीं है, यानी a के पावर वाली वैल्यू इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे लेट a का पावर p a का पावर q बी द एलिमेंट ऑफ g, जहां पे
P भी 0 और n के बीच में है, Q भी 0 और n के बीच में, यानी मेरे सेट के एलिमेंट लिया मैंने। किस तरीके से कि ये पावर इक्वल नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमको देखना है ना, ये पावर तो यहाँ पे चेंज हो ही रही है, a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 3, a का पावर n, तो पावर इक्वल नहीं है। तो हमें दिखाना है अगर पावर इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं आएगा। अब अगर मैंने दो अनइक्वल वैल्यू लिया हूं तो एक वैल्यू हमेशा दूसरी वैल्यू से छोटी रहेंगी, तो मैंने लिखा p छोटा है q से। अगर पॉसिबल हो जाए तो इसके लिए दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, हमने पढ़ा था ना a का पावर m अगर इक्वल है a के पावर n से, तो मैं लिख सकता a का पावर m माइनस n इक्वल रहेगा e से। पढ़े थे तो मैं इसको लिख सकता a का पावर q माइनस p इक्वल रहेगा e से। क्यों? क्योंकि बड़े वैल्यू से ही छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो आएगा a का पावर q माइनस p इक्वल आएगा e से। जब भी ऐसा आ जाए तो आप क्या करते हैं, इसको लेते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेते हैं, लेकिन मुझे पता है n a का पावर n इक्वल है e से, यानी n ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर मुझे पता है, सबसे छोटा वैल्यू पता है। मतलब अगर किसी और एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है e से, तो मेरा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a ये छोटा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए इस वैल्यू से। क्यों? क्योंकि n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी इससे छोटी कोई वैल्यू तो नहीं आ सकती। बाकी कोई आ रही है तो या तो इससे इक्वल होंगी या तो इससे बड़ी होगी। तो आपने क्योंकि a टू द पावर q माइनस पी को इक्वल प्रूव किया है e से, तो ऑर्डर ऑफ a शुड बी लेस देन इक्वल टू q माइनस पी, यानी n इज लेस देन इक्वल टू q माइनस पी आ रहा है, यानी n की वैल्यू q माइनस पी से छोटी या इक्वल आनी चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो, यानी अगर a का पावर p इक्वल आता है a के पावर q से। बट बताओ, आप कह रहे हैं p छोटा है n से, q छोटा है n से, है, मैं कह रहा हूं 5 छोटा है 10 से, 6 छोटा है 10 से। तो ये दोनों इंटीजर के बीच का डिफरेंस 6 माइनस 5 जो रहेगा 1, ये भी छोटा रहेगा 10 से रहेगा। तो अगर p छोटा है n से, q छोटा है n से, तो q माइनस p भी छोटा रहना चाहिए n से, रहना चाहिए। तो हमारा ये जो हमने प्रूव किया कि n छोटा है या इक्वल है q माइनस p से, ये प्रूव हो सकता है क्या? नहीं, हमारा n तो बड़ा आना चाहिए इससे। तो आप लिखेंगे हेंस n इज लेस देन इक्वल टू q माइनस p कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, है ना। समझ में आया पक्के में? समझे पक्के में? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, n इज लेस देन इक्वल टू q माइनस p विच इज रॉन्ग सिंस 0 इज लेस देन p लेस देन n एंड 0 इज लेस देन q विच इज लेस देन n, तो q माइनस p भी n से छोटा आना चाहिए, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने क्या अज्यूम किया था, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हमारा आ जाएगा हेंस अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज कि a का पावर p इज नॉट इक्वल टू a का पावर q इफ p इज नॉट इक्वल टू q एंड p इज लेस देन q, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स है। तो आप लिखेंगे हेंस g कंटेन n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि इसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ g भी कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।